हेलो एवरीवन। दोस्तों, सिविल स्टेप के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज 7 जनवरी है और आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं हम। और आज का मोटिवेशन है दोस्तों, माइंडसेट ही हर चीज होता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपके अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है वही जिंदगी में दोस्तों आपकी जिंदगी में ठहराव लेकर आता है। आपको जिंदगी का आपका जो नजरिया है उसको पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेकर जाता है। दोस्तों, जो है शुरू करेंगे आज का सेशन आज के पहले सेशन के साथ। कल का सेशन जब मैंने रिकॉर्ड किया दोस्तों, उसके बाद अपलोड किया, मैं देख रहा था कि उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि सर थोड़ा आराम से बढ़ाएं। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा आज, और मुझे लगता है कि सोमवार से तो जो है मंडे का जो करंट अफेयर पूरी कोशिश रहेगी कि स्टूडियो से ही लूं। दोस्तों, क्योंकि हमारा पूरा जो इंस्टीट्यूट है गोवा के जो है बीच पे आया हुआ है, गोवा का टूर लगाने आया हुआ है, लेकिन आपके करंट अफेयर को हम सफर नहीं करना चाहते। तो कल का करंट अफेयर भी जो है मैंने इवन बीच के पास से ही जो है उसे रिकॉर्ड किया था, और फिर थोड़ा जल्दी हो गया तो उस वजह से मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन आज मैं जो है बड़ा आराम से बढ़ाऊंगा आपको, और ध्यान पूर्वक आप सभी चीजों को सुन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो मनरेगा से जुड़ा हुआ है। आपने जरूर इस स्कीम का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दोस्तों, जिसके तहत जो है बीपीएल फैमिलीज के लोगों को गांव में रोजगार दिया जाता था। तो अब क्वेश्चन ये है कि अटेंडेंस ऑफ ऑल मनरेगा वर्कर्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पहली जो है जनवरी 2023 से वो ऑनलाइन हो गया है। उनकी जो अटेंडेंस है ऑनलाइन लगनी शुरू हो चुकी है। और दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हर एक मनरेगा वर्कर की जो है अब वो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है एनएमएमएस, उसके थ्रू उनकी ऑनलाइन जो है दोस्तों अटेंडेंस वो लगाई जाएगी। तो आप बताएंगे इसमें से करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, दोनों ठीक है दोनों ही गलत हैं। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी खबरें थी पिछले कुछ वर्षों में कि जो सरपंच है या जो भी ग्राम पंचायत है अपने फेवरेट्स को, अपने जो है करीबी लोगों को मनरेगा में जॉब दे देती हैं। कई लोगों को आना भी नहीं पड़ता, उनके अकाउंट्स जो हैं उनके अकाउंट्स में जो बेनिफिट्स थे, जो पैसे थे वो ट्रांसफर हो रहे थे। तो जिस वजह से जो है गवर्नमेंट की तरफ से पैसा तो जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन कोई भी प्रगतिशील काम किसी गांव में नहीं हो रहे थे। तो अब इसको भी जो डिजिटल माध्यम से गवर्नमेंट चाहती है, ई गवर्नेंस का जो सपना है गवर्नमेंट का, तो उस तरह से जो है इन लोगों की सही लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो और देश की गांव की तरक्की भी हो सके, इस पर्पज से इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पर दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, वहां के गांव से हो चुकी है। और इस सॉफ्टवेयर का नाम जरूर याद रखें, एनएमएमएस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ दोस्तों याद रखें, मनरेगा जो स्कीम है इसकी शुरुआत, इसको लॉन्च 2005 में किया गया था, और इसकी शुरुआत एक साल बाद मतलब 2006 आंध्र प्रदेश के गांव अनंतपुरम से हुई थी। और आज लगभग इसको 16 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों, गांव की इकोनॉमी में उसके पैसे को सर्कुलेट करने में इस स्कीम का एक अहम योगदान रहा है। फिर दूसरा जो प्रश्न है वो है कि आईएमडी हिमाचल प्रदेश, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश पोस्ट मॉनसून रेन डेफिशिएंट इज हाउ मच परसेंट। हिमाचल प्रदेश में जो मॉनसून के बाद का जो मॉनसून है दोस्तों, उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। तो कितने प्रतिशत आमतौर पे जो बारिश होती है उससे कम हुई है इस बार? तो 15, 18, 23 या 25? तो इसका उत्तर है आप दे सकते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कल भी हमने पढ़ा था आईएमडी के बारे में, कि हमने पढ़ा था कि ग्रीन अलर्ट के बारे में, ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, येलो अलर्ट क्या होता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण थे। आई होप सो कल आपकी क्लास से आपको अंडरस्टैंड हो ही गए होंगे। तो पोस्ट मॉनसून रेन डेफिसिट की बात करें तो उत्तर सी जो है 23% जो है दोस्तों। और इस साल स्टेट ने जो हिमाचल प्रदेश में 63.9 mm जो है रेनफॉल जो है वो रिसीव्ड की है ड्यूरिंग द पोस्ट मॉनसून पीरियड इन 2022। और अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन, तो वो 23% तक की जो कमी है उसे देखने को मिली है जी। और कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति में और हमीरपुर में, बिलासपुर, इना, तो उनकी सभी की जो है दी हुई, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, देश विदेश, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के अलावा जो है और जो हमारे देश विदेश की जो खबरें हैं वो कवर करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, ध्यान से सुनिए, डिसीनियल
सेंसस एक्सरसाइज हैज बीन पोस्टपोन टिल सितंबर 2023। दोस्तों ये जो सेंसस है जो हर 10 साल के बाद होता है, तो पहला पॉइंट है कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है सितंबर महीने तक। हालांकि होना तो वो कंप्लीट 2021 में चाहिए तो क्या ये सही है, बताएंगे आप। फिर एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये मिनिमम प्राइस है जहां पर जो शुगर केन, गन्ना जो है दोस्तों, वो परचेज किया जाता है बाय द शुगर मिल्स फ्रॉम फार्मर्स, जिससे कि गन्ने की जो मिलों के मालिक हैं जो फार्मर से जिसे परचेज करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, NCSM, इन एसोसिएशन विद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये दोनों मिलकर एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप बताएंगे कि इसमें करेक्ट कौन सा है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, सिर्फ तीसरा, या तीनों ही इससे जुड़े हो पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो दोस्तों यहां पर उत्तर देखें हम, भी इज द करेक्ट आंसर, तीनों ही पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। सबसे पहले हम इस सेंसस की बात करेंगे। दोस्तों हमारे भारत में सेंसस की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया टाइम पीरियड से हुई थी, जिसमें 1872 में पहला जो सेंसस था उसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था लॉर्ड मायोग द्वारा। लोग, लेकिन दोस्तों इस 1872 का ये ये सेंसस था, इसको अनऑफिशियल ही माना जाता है। अगर मैं ऑफिशियल सेंसस की बात करूं तो ऑफिशियल सेंसस जो है वो 1881 में जो है पहला, जिसको पूरी तरह से, जिसके रिकॉर्ड्स आज भी हैं हमारे पास, तो 1881 में इसको किया गया था। और उसके बाद लगातार 10 साल के बाद ये सेंसस हुआ करता था, और जिसमें दोस्तों जो डाटा कलेक्शन है हर एक तरह की डेमोग्राफी की, उनके सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स, कौन गरीब कौन मिडियम क्लास फैमिली, उनका एजुकेशन, उनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, उनकी शादियां, फर्टिलिटी रेट, दोस्तों ऑक्यूपेशन, माइग्रेशन जो है कितना है, किस प्रदेश में किस कम्युनिटी का कितना है, तो इन सभी चीजों की जो जानकारियां हैं वो इसमें दी जाती थी। अब क्योंकि कोविड के रीजंस के बाद दोस्तों अभी तक जो है सरकार पूरी तरह से अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर पाई है, तो अब इसको अभी फिलहाल टाल दिया गया है, और सितंबर 2023 तक जो है अब ये कंप्लीट किया जाएगा। तो सितंबर 2023 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, अब जैसे जो डिजिटल जो है गवर्नेंस बढ़ रही है, ई गवर्नेंस बढ़ रही है, तो 2011 में ही पहली बार था कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल तरीके से, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। उससे पहले जो है देखते हैं हम कि दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल मैनुअल जाके लोगों के घरों में जाकर जो सरकार का प्रतिनिधि है वो जाके कलेक्ट करता था। और ये जो डेसेनियल सेंसस है 10 साल के बाद, सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का, हर प्रदेश के लोगों का, हर कम्युनिटी के लोगों का। इसके अलावा दोस्तों जो एनपीआर है, एनपीआर ओनली कंटेन्स डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। जब मैं एनपीआर की बात करता हूं, यहाँ पर दोस्तों एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसमें सिर्फ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ नंबर की इंफॉर्मेशन है। इसमें सिर्फ नंबर की इंफॉर्मेशन है कि more details are required for the census like information on demography, economic activity, literacy and education। फिर दोस्तों जो है हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है फर्स्ट द फर्स्ट सिंक्रोनियस सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 81। सिंक्रोनियस का मतलब है कि जहां पर हम बात करते हैं हमारे जो है जिनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अब तक जो है स्थित हैं। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें एफआरपी इज फिक्स्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, of Commission for Agriculture Cost and Price। और दूसरा पॉइंट है एस्ट्रो टूरिज्म इज एनी काइंड ऑफ टूरिज्म जिसमें कि नाइट स्काई और विजिटिंग फैसिलिटीज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, जो है आकाश दिखाते हैं, बहुत सारे ग्रहों के दर्शन टेलीस्कोप के जो है रास्ते दिखाते हैं, कंबाइनिंग दैट ऑल द ब्रॉडर सेंस ऑफ इको टूरिज्म। तो यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी जो न्यूज है वो है एफआरपी से जुड़ी हुई। दोस्तों एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस, इसको समझने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपको एमएसपी के बारे में जरूर पता होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जरूर पता होगा। दोस्तों जैसे वो गेहूं पर, कुछ फसलों पर दी जाती है, वैसे ही जो गन्ने के किसान हैं जो है उनको जो मिनिमम प्राइस दिया जाता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये मिनिमम प्राइस है जहां पर जो है शुगर केन जो है वो बेचा जाता है गन्ने के फार्मर्स द्वारा दोस्तों। और अभी रिसेंटली न्यूज में इस वजह से है क्योंकि हरियाणा में जो अभी तक जो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनको अभी तक अपना एफआरपी नहीं मिला था, जिस वजह से वो धरने पर कई सारी शुगर मिल्स के बाहर बैठ गए हैं। तो ये जो एफआरपी का जो कंसेप्ट है दोस्तों, एफआरपी ऑफ शुगर केन इज डिटरमिन्ड अंडर शुगर केन ऑर्डर 1966। तो इस एक्ट के थ्रू जो है वो उसको लागू किया गया था। और हम देखते हैं
कि जो है खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर जहां पर गन्ने के किसान हैं, तो वहां पर इस वजह से एफआरपी की वजह से जो है लोग उनका रोजगार चलता है और गन्ने की जो खेती के लिए जो किसान बड़ी मात्रा में अपने खेतों में इसके खेती भी करते हैं जी। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एनपीआर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इट वाज फर्स्ट डन इन 2010 एंड वाज लेटर अपडेटेड इन 2015 व्हेन इट वाज लिंक्ड विद आधार। दूसरा पॉइंट है एफआरपी ऑफ शुगर केन इज डिटरमाइंड थ्रू शुगर ऑर्डर्स 1966। और तीसरा जो पॉइंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड द सेटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन हेनले लद्दाख, जो हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, आपको जरूर याद होगा। तो यहाँ पर जो है उत्तर जो है वो डी है दोस्तों, तीनों ही जो पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप इस तस्वीर को देखकर समझ चुके होंगे दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार इस इको टूरिज्म की, यहाँ पर मैं हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारे एस्ट्रो टूरिज्म की, माफ कीजिए, तो ये अर्जुन राम मेघवाल जी की तस्वीर है, हमारे मंत्री साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख रहे हैं इस तरह के दोस्तों जो रात के वक्त जो बड़े स्तर पर कुछ इस तरह की लेबोरेटरीज, इस तरह की साइंस सिटीज जो बना रखी हैं, जैसे कि रिसेंटली ही लद्दाख में हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली डार्क स्काई रिजर्व का अनाउंसमेंट किया है, जो है इस तरह का जो है हमारा ऑलरेडी दोस्तों एक साइंस सिटी पंजाब में है, जलंधर में, फिर उत्तराखंड में है, हमारे बेंगलुरु में है। तो इससे कि बड़े स्तर पर जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को प्रेरित किया जाता है, और एस्ट्रो टूरिज्म एक इसको नाम दिया गया है, जिससे कि बच्चों की साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में जो है रुचि भी बढ़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें जब हम करते हैं, देखते हैं, तो उससे रुचि आना बड़ा ज्यादा संभव होता है। तो 3 डे प्रोग्राम विल बी ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो भाई इसमें कहा गया कि बच्चों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को 3-3 दिन के प्रोग्राम के जरिए जो है, स्टोरी टेलिंग के जरिए, एग्जीबिशंस के जरिए, और भाई जो मून के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, एस्ट्रो फोटोग्राफ के बारे में जब बताया जाएगा, तो इससे देश में साइंस के क्षेत्र में एक नई रुचि जो है पैदा हो सकती है। आपको याद होगा इससे पहले इसरो ने युविका नाम का प्रोग्राम या फिर इग्नाइटेड माइंड नाम का प्रोग्राम लद्दाख में भारतीय आर्मी ने बनाया था, तो वो भी साइंस में रुचि बढ़े उस पर्पज से उनकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर खास तौर पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा जो टूरिज्म है दोस्तों, एस्ट्रो टूरिज्म के बारे में बात की है। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है NSWS नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आइडेंटिफाई करता है अप्लाइंग फॉर अप्रूवल अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। और NSWS जो है पोर्टल फॉर वेरियस सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी क्लियरेंस हैज रिसेंटली क्रॉस्ड द 75% अप्रूवल। दोस्तों यहाँ पर इसका आप उत्तर बताएंगे। मैं थोड़ा प्रश्न को बता दूं, ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, इसमें पूछा गया कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आमतौर पे जब हम बिजनेस करते हैं, तो कोई फैक्ट्री लगाते हैं, बहुत सारी अप्रूवल्स लेने की जरूरत होती है। तो ये उन अप्रूवल्स के पर्पज से इसकी शुरुआत की गई है, और ये लगभग ऐसी 75,000 अप्रूवल्स हैं जो कि आपको केंद्र, स्टेट और यूटी क्लियरेंस से लेनी पड़ती हैं अलग अलग बिजनेस पर्पज से। तो उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इससे जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि भाई जो बिजनेस हैं अलग अलग इतनी अप्रूवल्स हैं, मान लीजिए कोई आपको एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए, आपको रेलवे से अप्रूवल चाहिए, तो इस तरह की इतनी ज्यादा अप्रूवल्स हैं, कभी कभी इन अप्रूवल्स की वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती, भारत में लोग काम करने के इच्छुक नहीं होते। तो इस पर्पज से इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म इसकी की गई है, और इट विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड अप्लाइंग फॉर अप्रूवल्स, ताकि हर काम करना आसान हो, इजी हो। फिर उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है Y20 इज द ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप फॉर द G20 एंड इंडिया जो है इसको पहली बार जो है वो जो होस्ट कर रहा है। तो आपको पता है होगा कि भाई G20 का जब जिक्र आता है, तो G20 के साथ साथ बहुत सारी और मीटिंग्स की शुरुआत हो चुकी है। तो जो Y20 है, Y20 का मतलब है यूथ का एंगेजमेंट। तो G20 के सारे जो नेशंस हैं, तो उसमें जो है लोग हिस्सा लेंगे, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के जो युवा लोग हैं, वहां के जो युवा रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार के हों, अन्य फील्ड्स के हों। तो ये भारत पहली बार है, क्योंकि G20 को भी तो भारत इस बार पहली बार ही होस्ट कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि G20 जो है वो कहां पर होस्ट होगी इस बार, फाइनेंस मिनिस्टर्स की समिट कहां पर होस्ट होगी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर देखते हैं दी, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो V20, तो इसकी पूरा जो बताया है हमारे जो यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर हैं
जिनका नाम है अनुराग ठाकुर जी, आप सभी को पता है, हमीरपुर के एमपी। तो उन्होंने इसकी घोषणा की है और ये लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज है। अगर हम देखें दोस्तों, G20 का ये जो ग्रुप है, और इससे कि भारत को जो है इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर छठा प्रश्न जो है वो है कि पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी नाम का ये जो फेस्टिवल है, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, आज जब ये 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है। कल जब ये शुरुआत में वहीं पर था, गोवा में हमारा पूरा इंस्टीट्यूट आया हुआ है। तो ये जो पर्पल फेस्ट है दोस्तों, ये सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, यहाँ पर हर वर्ग के लोग जो हैं, खासतौर पे इसको जो डिसेबिलिटी से जो जुड़े लोग हैं, ठीक है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो उनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज गोवा के पंजिम में जो है किया गया है। सही उत्तर जो है इसका गोवा है, और इसका नाम जरूर याद रखें, पर्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी जो है इसको नाम दिया गया है। पर्पल, इट विल बी होस्टेड बाय गोवा स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और इनके साथ जो डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा है, इन दोनों ने मिलकर इसको जो है उसकी जो है शुरुआत की है। एंड इट इज वैरायटी ऑफ एक्साइटिंग लाइव परफॉर्मेंस हैं, स्पोर्टिंग इवेंट हैं, ये जो वाटर गेम्स हैं दोस्तों, ग्रैंड एग्जीबिशंस हैं, कई सारे मूवी स्क्रीनिंग एंड डिस्कशंस, बहुत कुछ है जो है इस फेस्टिवल में कराया जाएगा। फिर दोस्तों, सातवां जो प्रश्न है वो है चीफ सेक्रेटरीज की सेकंड जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो की जाएगी? आपको याद होगा, लास्ट ईयर ये जो कॉन्फ्रेंस हमारे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आयोजित की गई थी, जहां पर खासतौर पे मिशन कर्म योगी की बात की गई थी। तो इस साल भी दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस है वो जो है दिल्ली में, राजधानी में जो है इसको आयोजित किया जाएगा, जिसमें खासतौर पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, मिनिमाइजिंग कॉम्प्लायंसेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इन सभी पर जो है बातचीत के मुख्य मुद्दे होंगे दोस्तों, जिसमें स्टेट के सभी यूटीज के और जो स्टेट्स के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। और 6 और 7 आज आखिरी दिन है इसका, दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है। फिर दोस्तों, आखिरी जो प्रश्न है हमारे दूसरे सेक्शन का वो है दीपोर भील, ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, और दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? और तो ये जो दीपोर भेल है दोस्तों, ये चर्चा में इस वजह से आई, मैं बता दूं आपको, इसका उत्तर असम है, क्योंकि असम कैबिनेट ने एक एलिफेंट अंडरपास, इस ये जो दीपोर भेल है, ये लेक है, इसके नीचे से दोस्तों एक इस तरह का कॉरिडोर कह लीजिए, एक सुरंग कह लीजिए, उसकी कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दिया है, जिसमें कि बड़े सारे जो हाथी हैं वो निकल पाएंगे। एलिफेंट अंडरपास इन 7 जंबो कॉरिडोर्स बिटवीन अजारा एंड कामाख्या रेलवे स्टेशन अलोंग द बाउंड्री ऑफ दीपोर बिल। तो इस वजह से ये जो है चर्चा में आई थी। याद रखें इसका नाम दीपोर बिल, असम में जो है इसकी जो है कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल दी गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ दूसरा सेक्शन है वो भी समाप्त हो रहा है। अब हम चलेंगे अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, अदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, स्पेन जो है विल बी द थीम कंट्री, जो 46वां इंटरनेशनल कलकत्ता बुक फेयर है, और डॉक्टर अंबेडकर ए लाइफ इज ऑथर्ड बाय शशि थरूर ने ये अंबेडकर के ऊपर किताब लिखी है। दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। बेलिंडा क्लार्क पहली वुमेन क्रिकेटर है जिसको ब्रॉन्ज जो है स्टैचू बना है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और दूसरा पॉइंट है कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जो है 7वां रेलवे स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेटस मिला है। दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त। तीसरा पॉइंट है नेशनल सेंटर फॉर जियोनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग, इसको मोहाली पंजाब में सेटअप किया गया है। और दूसरा पॉइंट है सैटेलाइट आजादी सेट, इसको 750 गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रंस द्वारा दोस्तों जो है बिल्ड किया गया है बाय द इसरो इन जनवरी 2023। और आज का दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 700 फीट लॉन्ग मुराल वॉल ऑफ पीस जो है जिसने यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दोस्तों जीता है, लार्जेस्ट पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट केरला में। और हैदराबाद जो है पहला फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है उसको होस्ट कर रहे हैं। तो ये भी दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। और इसरो एंड माइक्रोसॉफ्ट ने MOU साइन किया है ताकि भारत में स्पेस टेक इकोसिस्टम बूस्ट किया जा सके। और पहली G20 जो मीटिंग है दोस्तों ऑफिशियल, तो आपको पता है वो इस बार उदयपुर में होगी दोस्तों, लेकिन G20 की बहुत सारी 200 से भी ज्यादा इवेंट्स हैं। तो पहला जो इवेंट अब पुडुचेरी में 31 जनवरी से उसकी शुरुआत होगी। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, इसके साथ आज का जो समाचार खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है हर जो न्यूज है वो अच्छे से समझ आई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।